और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। अब इसमें टाइमिंग का बहुत बाउंडेशन होता है। इस लिमिटेड टाइम में अपन सवाल तो क्या सारे आते हैं, लगभग आ जाते हैं अपने को। वही पेपर यदि आपने एग्ज़ाम के बाहर बैठ के एक रूम के अंदर बैठ के करें ना, तो उसी में अपन 20-30 सवाल एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पर अपने पास क्या है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टीचर है प्रॉब्लम है ना, वो है टाइमिंग की बाउंडेशन, कि इस एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल करना है, इसीलिए क्या है हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बैच ज्वाइन करते हैं, ताकि वो हमें बता सके कि स्पीडली कैसे करना है। अब आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि अपनी स्पीड कैसी है। तो हमारा काम यहाँ पर है आपको एक सुटेबल गाइडेंस देना कि आपको किस तरह से क्या करना है, कौन से सवाल पहले अटेंड करने हैं, कौन से बाद में अटेंड करने हैं। अब सारे 120 क्वेश्चन तो कर नहीं पाते कोई भी, क्योंकि मेरिट कभी 40-50%, इससे 60% से ज़्यादा जाती नहीं। तो अपना सूटेबल के लिए है कि अपन कौन से टॉपिक छोड़े या कौन से नहीं छोड़े। अब जो टॉपिक होते हैं ना, उससे बांट रखे हैं अपने 8 भागों के अंदर सारे टॉपिकों। अब तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सारे पढ़े होंगे। सीक्वेंस, सीरीज, एचपी, एपीजीपी ये पढ़ा होगा कि SN बराबर n/2, n पदों का योग। तो ये सारे अलग अलग बांट रखे हैं। अब सबसे पहला जो पार्ट आता है ना, वो एल्जेब्रिक पार्ट होता है। अब एल्जेब्रिक पार्ट में क्या आता है पता है, सबसे पहले सेट, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर क्या आता है कि अपने इनइक्वलिटीज होती है। इनइक्वलिटीज मतलब असमानता है। जैसे अपने ये होता है कि x-1 x-2 बराबर 0। इसको तो अपन सोल्व कर लेते हैं कि ये 0 कब आएगा, जब या तो x का मान 1 हो या x का मान 2 हो। इस कंडीशन में ये 0 आता है। लेकिन जो इससे आगे लेवल की इनइक्वलिटीज मतलब असमानता, इक्वल नहीं है, इस तरह के चिन्ह आएंगे या इस तरह के आएंगे कि ये 0 से बड़ा कब होगा, 0 से कम होगा, ये उसके अंदर आते, ये चीज़ है। उसके बाद एपीजीपी, एचपी, ये सारे टॉपिक है। फिर आता है पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बायनोमियल। ये सारे टॉपिक इसके अंदर एल्जेब्रिक पार्ट में आते हैं। और ये कम से कम अपने को 20 से 25 क्वेश्चन दे के जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और ये पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा समझने लायक है। यदि इस पार्ट को अपन अच्छे से कर लेंगे ना, तो ये इसके सारे सवाल अपन अच्छे से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे आएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन से भी इन पार्टों को अपन हल कर सकते हैं। इस पार्ट को अपन ऑप्शन से हल कर सकते हैं। अभी तक क्या अपन 12th तक थे तो अपने पास क्या था कि सीधा एग्जाम सवाल था और उसको पूरा लिखना था निबंध की तरह। लेकिन अब क्या है, अपने पास क्वेश्चन होगा और उसके ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे हल करना है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में, आप ये मान के चलो 20 से 30% पेपर होता है ना, वो ऑप्शन से हल हो जाता है। 20 से 30% वो है कि आपको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर लगाना होता है, सही समय पर सही जगह पर कहाँ पर वो लगाना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उस चीज़ को तुम्हें बस ध्यान से सुनना है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो अपने सबसे पहला जो टॉपिक है ना एलजेब्रा में, वो दे रखा है सेट्स, समुच्चय। अपने नाम सुना होगा सेट्स, समुच्चय। अब सेट समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वर्ड आए ना तुम्हारे सामने, कोई भी वर्ड आए ना, तो उसकी डेफिनेशन पे जाओ। आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाती है, आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाती है कि आप डेफिनेशन पर जाते हो ना, तो कुछ काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर क्या जो होता है ना, बाद के जो पार्ट होते हैं ना, वो उसके निकले हुए पार्ट होते हैं। जैसे अब सेट्स की परिभाषा बताता हूँ। और सेट्स की परिभाषा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, इतना वर्ड है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और इसका जो कलेक्शन कर लेंगे ना, वो क्या हो जाएगा
सेट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब पहला वर्ड क्या है अपने सामने? सेट्स। दूसरा वर्ड क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब तुम्हारे सामने तुमने ये देखते ये सोचा कि ये सुपरिभाषित वस्तु किसको कहते हैं? भाई ये तो समझ में आ गई, संग्रह करना है मतलब इकट्ठा करना है, वस्तु का मतलब वस्तु, लेकिन उसने आगे डाल दिया वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित वस्तु। अब ये सारी बातें इस पे आके टिक जाती है, सुपरिभाषित पे आके टिक जाती है। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि आपने कहा कि क्लास 11th के बॉयज का एक कलेक्शन, कक्षा 11th है, इसके जो बॉयज है ना उनका एक अपने को सेट्स बनाना है। तो तुम क्या करोगे? क्लास में जाओगे, मान लो 30 बॉयज है, 30 बॉयज को उठा के ले आए, उनका नाम डाल दिया आपने यहाँ, ये कलेक्शन हो गया। ये सुपरिभाषित कैसे हुआ? क्योंकि अपने को पता है बॉयज की एक स्पेशल परिभाषा होती है, बॉयज गर्ल्स की एक स्पेशल परिभाषा होती है। अब मैं तुम्हें कह दूं कि तुम जाओ क्लास 11th के उन बच्चों को ले आओ जो इंटेलिजेंट है। अब तुम गए, तुमने जाकर पूछा इंटेलिजेंट कौन है क्लास में? अब एक बच्चे ने कहा मैं। तुमने पूछा तुम भाई किस क्षेत्र में? उसने कहा मैं खेल के क्षेत्र में इंटेलिजेंट हूँ। दूसरे ने कहा मैं पढ़ाई के क्षेत्र में हूँ। तीसरे ने कहा मैं उस क्षेत्र में हूँ। अब इससे तुम डिसाइड क्या करोगे कि कौन से बच्चे को लाऊं, कौन किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट बोला है? ये सुपरिभाषित नहीं हुआ ना, क्योंकि तुम किसको लेके आओगे? मैंने बोल दिया इंटेलिजेंट को ले आओ। अब आगे कुछ नहीं बोला कि जो जिसका मान लो 90+ नंबर है मैथ में उसको ले आओ। ये बोलता तो समझ में आता कि सुपरिभाषित हो गया कि इसमें तो अपने को बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन एक इंटेलिजेंट वर्ड में बच्चे नहीं मिलेंगे ना, तो वो एक सुपरिभाषित नहीं हुआ ना। ये चीज समझ में आ गई? कन्फर्म? ये होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, ये होता है सेट्स की परिभाषा। अब कोई भी चीज एक परिभाषा आने के बाद सबसे बड़ी मैथमेटिक्स में होता है उसको नोटेशन लिखने का। मैथमेटिक्स में हर चीज को एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया है। भाई एपी जीपी एसपी जो भी है सारे टॉपिक, अब परम्यूटेशन को पी से लिखते हैं, कॉम्बिनेशन को सी से लिखते हैं, हर चीज को एक नोटेशन से लिखा गया है। तो सेट्स को भी तो एक तरीके से लिखा जाएगा कि अपन बॉयज को लाए हैं तो उनका क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। तो सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। सेट्स को लिखने के कितने तरीके होते हैं? दो। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब, और रोस्टर फॉर्म मतलब सारणी विधि या टेबुलर मेथड। ये क्या होता है? सारणी विधि या टेबुलर मेथड। अब क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं कि इसको किस तरह से लिखते हैं। टेबुलर मेथड में मतलब जो अपने पास जितने सारे हैं ना उन सबको एक मंझले कोष्टक, जो मीडियम कोष्टक होता है ना, ये जो मीडियम कोष्टक होता है ना, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दो चीजें होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि, सेट्स बिल्डर फॉर्म, ये होगी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड। टेबुलर किसको बोलते हैं? सारणी को। इंडेक्स को क्या बोलते हैं? सारणी होती है ना, अपनी सारणी पढ़ा ना, उसको क्या बोलते हैं? टेबुलर। और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे ही मैंने मान लो ये मेरे पास कलेक्शन किया मैंने कि ये मेरे पास एक कलेक्शन आ गया, तो इसको दोनों में किस तरह से लिखेंगे? इसके लिए मैंने क्या किया कि एक मंजिला कोष्टक बनाया और इसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट थे उनको डाल दिया। ये क्या हो गई? रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में है कि इसको एक तरीके से लिखेंगे। अब मैंने वो तरीका चुना कि मैंने पहले एक लिखा कि एक्स क्या है यहां पर? ये एलिमेंट है, सच दैट। अब मैंने एक्स लिख दिया तो मुझे क्या पता एक्स कौन से एलिमेंट डालूंगा मैं? एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैंने उसके बाद एक कंडीशन लगाई कि एक्स का जो मान है ना, एक्स एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या लगा दी
x इज ए प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या है, तुम्हें दिख रही है। इससे भी क्या होता है कि प्राइम नंबर लिखा है, प्राइम नंबर तो यहां अपने पास 11 भी होते, 13 भी होते, 17 भी हो भी आएंगे, तो अपन एक और कंडीशन लगा देंगे कि ये क्या हो सकता है कि x का मान है ना, जो x का मान है अभाज्य संख्या में 7 है लास्ट, या तो 7 या 7 के इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, इससे कम या इसके बराबर। अब ये एक पूरा सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब तुम इसको और इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब मैं इस चीज से हट जाऊं तो अब इसमें तुम क्या लिखोगे, एक सारणी मेथड बनाओगे तो 2 3 5 7, ये होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसलिए बनाते हैं कि इसमें क्या कभी एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाए, 100 तक आ जाए नेचुरल नंबर, तो इस तरह से लिख देंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, कुछ चीजें देखो छोटी मोटी है ना, वो ध्यान रखने के लिए। अब मैं x का मान 7 से कम रखा है। अब एक चीज देखो, अपन x का 8 से कम भी लिख सकते हैं, 9 से भी, 10 भी और 11, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि अपने को पता है 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है, प्राइम नंबर 11 आती है। भाई 7 के बाद सीधी 11 आती है, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख दूं तो भी यही सेट बनेगा। अब मान लो मैंने 9 लिख दिया, x का मान 9 से कम है तो भी ये सेट बनेगा। मैंने लिख दिया 10 से कम है तो भी ये बनेगा। 11 से कम है, अब इक्वल लिखूंगा तो 11 साथ में आ जाएगा। 11 से कम है तो भी क्या बनेगा, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी तक परिभाषा और ये तीनों चीज क्लियर हुई, पक्का? अब अगली चीज क्या है कि हर चीज की परिभाषा के बाद इनके क्या होते हैं, प्रकार की सेट्स कितने प्रकार के। इससे पहले मैं आपको जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, जो ये कोष्टक, इनके बारे में छोटी सी जानकारी देता हूं कि अपने पास 3 कोष्टक होते हैं, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला और एक बड़ा। अब इनमें जो लिखने का तरीका होता है ना नंबर्स को, वो किस तरह से लिखते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। अब मैंने ये कोष्टक लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मेरे पास संख्या है 3 और 5, मैं इनमें डाल दूं तीनों में 3 और 5, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं दे रखा तो रियल नंबर मान लेते हैं, वास्तविक संख्या है ये। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये चीज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी काम कहाँ आते हैं, इनइक्वलिटीज में। जो अपन कोष्टक सोल्व करते हैं ना बड़े वाले, x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां पर भी आते हैं, इसका हर चीज जगह काम आता है। ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपको 3 नहीं लेना है और 5 भी नहीं लेना है, और इनके बीच के जितने सारे नंबर है सारे लिखने हैं। अब बीच के नंबर क्या हो सकते हैं, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 4.2, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर बोला है मैंने। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि शुरुआत तो आपको 3 से करनी है, एंडिंग आपको 5 पे करनी है, बाकी बीच में जितने डालने हैं डाल दो। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है आप सिर्फ 2 ही वर्ड लेने हैं, 2 ही नंबर लेने हैं, 3 एंड 5। अब देखो इसमें एक ऑर्डर होता है, क्रम। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, क्रम। इसमें मान लो मैं 5 पहले कर दूं, 3 बाद में कर दूं, तो अपने पास कोई संख्या आएगी क्या, ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो अपने पास आएगी नहीं नंबर। इसमें भी एक ऑर्डर का फर्क पड़ता है, इसमें मैं 5 पहले डाल दूं और 3 बाद में डाल दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, 2 नंबर ही थे अपने पास, 2 आ जाएंगे। इसमें और इसमें किसका फर्क पड़ता है, ऑर्डर का। इसमें तो सेट्स होते हैं ना,
उनको जब लिखते हैं ना तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आ गई कि अपने को नंबर को कैसे भी कितनी बार भी कहीं से भी लिख सकते। 3 5 पहले लिख दो, 3 5 7 2 पहले लिख दो, ऐसे लिख दो। ऑर्डर का फर्क इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब सेट्स को लिखते कैसे हैं? इस मंझले कोष्ठक के अंदर परिभाषा क्या होगी? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह और जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। ये चीजें क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सेट्स के प्रकार। अब सेट्स के प्रकार में सबसे पहला जो है ना वो है एम्प्टी सेट या रिक्त सेट। एम्प्टी का क्या मतलब होता है? वर्ड, एक आप एम्प्टी वर्ड सुन रहे हो उसका क्या मतलब है? रिक्त का क्या मतलब होता है? सीधा वर्ड अपन नॉर्मल, देखो जो नॉर्मल वर्ड है ना वो नॉर्मल की तरह यूज होंगे, उसमें क्या आपने ज्यादा नहीं सोचना कि इसमें मैथमेटिक्स लग रही है तो इसका कुछ अलग मीनिंग होगा, नहीं, मीनिंग तो वही होगा, बस उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से परिभाषित किया गया है। तो अब मैंने पहला सेट्स लिख दिया कि एम्प्टी सेट या रिक्त सेट। ये लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब होता है कि खाली, बिल्कुल अपने पास 0 एलिमेंट आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अपन जब सेट्स की जो अपने के पास परिभाषा दी है ना, उस जब परिभाषा को अपन फॉलो करेंगे ना तो अपने पास एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ये क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसको लिखने का तरीका ये होता है, और दूसरा होता है इसको फाइल लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अंदर फाइल डाल दिया, अब फाइल एक एलिमेंट की तरह काम करने लग गया, तो ये रिक्त नहीं होगा। ये तो पहले नोटेशन था स्पेशल कि ये खाली के, अब इसके अंदर डल गया तो ये एक एलिमेंट हो गया ना, इसके अंदर जो भी जाएगा वो एलिमेंट होगा ना, तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया। कहीं पर समझ में नहीं आए पूछ लेना बीच में। इसीलिए ये एक एलिमेंट होगा, लेकिन ये जो है ना वो खाली सेट होगा, ठीक है। अब खाली सेट के मैं एग्जांपल देता हूं आपको। खाली सेट का एग्जांपल पहला देखो कि अपने पास x सच दैट x का जो मान है ना वो 4 से 5 के बीच में, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये चीज अपने को दे रखी है। इसने ऐसे 3 ऑप्शन और दे दिए और पूछ लिया कि खाली सेट कौन सा है, ठीक है। अब अपन इसको किस तरह से चेक करेंगे? इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए पहले गए अपन x की तरफ कि कह रहा है एक एलिमेंट है अंदर, अपने ये बना दिया। अब एलिमेंट इसके अंदर डालने, ये कह रहा है एलिमेंट 4 से 5 के बीच में होना चाहिए। अपन 4 से 5 के बीच की बात की ना तो अपने पास बहुत सारे नंबर आते हैं भाई। 4 से 5 के बीच कितने सारे नंबर होंगे? अनगिनत नंबर होंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.1111, बहुत सारे होंगे। चलो भाई समझ में आ गया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब अभी तक ये खाली सेट नहीं है। जैसे ही आगे बढ़े तो इसने कहा नेचुरल नंबर है। 4 से 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है? कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है। तो इसने क्या कह दिया कि ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। अब एक और एग्जांपल देखो। इस तरह का सीधा क्वेश्चन भी आता है कि एम्प्टी सेट क्या है, और बहुत इजीली अपन एग्जांपल से, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन इस तरह से दिए होते हैं कि अपने को वही देखने होते हैं। अब दूसरा ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये चीज अपने सामने आती है, अपन क्या देखते हैं? क्या देखेंगे कि अपने x का मान निकालना है। पहली चीज, पहली लाइन ये दे रखी है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है? 0। तो अपन क्या बढ़ेंगे
कि x का मान क्या क्या आ सकता है। जैसे ये चीज अपने सामने आई कि अपने देखा कि x का मान कुछ भी नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है -1, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। अब एलिमेंट दो अपने पास आ गए प्लस माइनस आयोटा, लेकिन इसके बाद की ये कंडीशन कह रहा है कि x का जो मान है ना वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। लेकिन अपने पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आ गए और ये है रियल नंबर, तो अपने पास कोई सेट्स में एलिमेंट नहीं आएगा, खाली सेट होगा। यहां क्या लिख देंगे अपन कि ये खाली सेट है। इस तरह का क्वेश्चन रिक्त समुच्चय के अंदर आए ना, तो अपने को एक ही चीज ढूंढनी, या रियल नंबर लिखा हो ना तो ये चीज ढूंढनी है कि बस इसके मूल कैसे हैं, इसके रूट्स कैसे हैं। यदि रूट्स अपने को इमेजिनरी मिल जाए ना तो बात खत्म कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसको अपन, ये तो चलो इजी था, मान लो कुछ और ऐसी संख्या आ जाए जिसके अपने को सीधे सीधे रूट नहीं निकले, तो अपने को एक चीज सीधी नोटिस करनी है कि अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है श्रीधराचार्य सूत्र में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। यदि ये नेगेटिव हो जाए तो मूल क्या होंगे, इमेजिनरी। तो अपने को सीधा सीधा, यदि सीधे अपने को मूल निकल जाए, पता चल जाए कि इसका इमेजिनरी हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा इसमें चलना है, बी और इसके मान रख के चेक कर लेना। यदि ये नेगेटिव हो रहा है ना तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। भाई डी बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस जो रूट्स होते हैं इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, ये होते हैं। सारी कंडीशन इस पे करती है कि यदि ये नेगेटिव है, यदि ये नेगेटिव आ जाएगा, भाई ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट ऐसे ही होता है ना। तो एक रूट इमेजिनरी आएगा, दूसरा भी इमेजिनरी आएगा, ये तो पता है। इमेजिनरी जो रूट होते हैं वो जोड़े में आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो जोड़े में आते हैं। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन होना, यदि अपने को सीधा सवाल से नहीं निकले ना तो अपने को सीधा किस पे जाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव हो गया, बात खत्म। एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका सवाल आएगा तो हो जाएगा। इसके बाद जो सेट्स का एक प्रकार दे रखा है सिंगलटन सेट, क्या ना, सिंगलटन सेट। सिंगलटन का क्या मतलब होता है, एकल, सिंगल वर्ड होता है ना, तो ये कह रहा है सिंगलटन सेट्स है ना उसकी क्या परिभाषा है। अब अपन सिंगलटन सेट से बात करते हैं। रिक्त समुच्चय और सिंगलटन सेट्स के सवाल हमेशा आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि रिक्त सेट को कैसे लिखेंगे। तो अब दूसरा अपन बात करते हैं सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। अब इसका क्या मतलब, एकल का मतलब है कि उसमें एलिमेंट एक ही आना चाहिए। यदि कोई भी सेट से अपने पास उसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म अपने को दे रखी है, तो उसमें यदि एक एलिमेंट आता है तो किसकी परिभाषा हो जाती है, सिंगलटन सेट की। अब एग्जांपल देखते हैं अपन कि ये x mod x इक्वल टू 5, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एग्जांपल है, mod x इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब mod x बराबर 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि x का मान कितना आ सकता है, प्लस माइनस 5। अब मेरे पास सेट्स में एलिमेंट आ गए -5 एंड +5। मैंने देखा ये तो सिंगलटन सेट है ही नहीं, मैं भागता हुआ दूसरी कंडीशन के पास गया।
एक से सॉल्यूशन नहीं होगा दूसरी के पास जाएंगे, क्योंकि सेट्स तो पूरे से बनेगा। इसने कह दिया भाई तूने माइनस वाला क्यों लिया, मैं तो मना कर रहा हूँ पहले ही। भाई ये माइनस के लिए मना कर रहा है ना, यहाँ पर अपने को पूरी कंडीशनें फॉलो करनी पड़ती है ना। ये कह रहा भाई तूने माइनस लिया ही क्यों, मैं तो मना कर रहा था पहले ही, मैं तो कह रहा हूँ नेचुरल नंबर ले। तो अपन इसको नहीं काउंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा +5। +5 होगा तो एक ही एलिमेंट होगा, +5 होगा तो एक ही एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट होगा तो क्या कहलाएगा वो, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। इसका भी क्वेश्चन आता है, इस तरह से ही आता है। एक एग्जांपल और देखो, किसने दे दिया एग्जांपल कि x का जो मान है वो 4 से 6 के बीच में, ठीक है, 4 to 6। और फिर इसने वापस कंडीशन क्या दे दी, नेचुरल नंबर। अपन वापस गए इसके पास कि क्या दे रहा है, ये तो 4 से 6 बहुत सारे एलिमेंट दे रहा है, लेकिन इसने कहा भाई सारे क्यों ले रहे हो, मैं तो कह रहा नेचुरल नंबर लो। तो इसमें नेचुरल नंबर क्या आएगा, एक ओनली 5 पे आएगा, 4 से 6 के बीच में क्या आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये परिभाषा क्लियर हो गई सिंगलटन सेट की। इसके बाद अपन, मैं आपको पहले कुछ है ना नेचुरल जो है ना प्राकृतिक रूप से समुच्चय ना उनकी बात करता हूँ, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह के जो सेट्स है वो जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि उनका भी हर जगह योगदान है। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं, नेचुरल नंबर का जो सेट्स होता है उसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट्स होता है उसमें क्या होता है अपने पास, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, अब इतनी देर से अपन नेचुरल नंबर कर रहे थे, उसका क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर का मतलब है कि उसमें 1 से शुरू होना चाहिए। कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। और इसकी खासियत क्या है, एक तो पॉइंट के मान नहीं लेता, ये 0 नहीं लेता और नेगेटिव मान नहीं लेता। नेचुरल नंबर का समझ में आ गया। दूसरा क्या है, होल नंबर या पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को कैसे लिखते हैं कि इसमें 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, एक 0 सम्मिलित होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 यूनियन नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड कर दिया। इस यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट साथ लेने, वो आगे आएगा अपन बता देंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 यूनियन नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये डिफरेंस है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, पूर्णांक या इंटीजर। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। अब इसमें क्या होता है, जो होल नंबर है ना उसके साथ साथ माइनस वाले भी ऐड हो जाते हैं। जो प्लस वाले हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं, लेकिन इसमें की भी एक खासियत है, इसमें भी क्या नहीं आते, ठीक है। तो अपन इसमें अपन एक चीज ये भी कर सकते हैं, यूनियन ऑफ माइनस ऑफ नेचुरल नंबर। ये चीज समझ में आई, ऐसे क्यों लिखेंगे, देखो 0 ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया और माइनस नेचुरल नंबर ले लिया। इसके लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 ये वाले आ जाएंगे, इधर से ये वाले आ जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0।
ये वैसे से नॉर्मल लिखने का स्टैंडर्ड की इतना बड़ा नहीं लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कभी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखने के लिए। अब बताओ ये चीजें आई कि नहीं आई इतनी समझ में? कोई डाउट? कोई नहीं डाउट? इनके बाद अपन बात करते हैं किसकी? पराकर संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसके बाद आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 होते हैं। अब किसकी बात करेंगे अपन? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, इस चीज की बात करेंगे अपन। ये क्या होता है? अब देखो, ये कह रहा है कि जो x है ना, जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना, वो संख्या है। अब यहां पर ये क्या कहना चाहता है? p होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटीजर। एंड q क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो तो कोई भी संख्या क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। अब इसमें देखो q को नेचुरल नंबर कहा है और p को क्या कहा है? इंटीजर। जैसे अब मैं दिखाता हूं तुम्हें, मैंने लिख दिया -3/4, ये लिख दिया p बटा q रूप, p इंटीजर और q। अब देखो ये चीज जैसे माइनस आगे आता है ना, तो अपन इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे 4 लिख दिया। यहाँ भी तुम इंटीजर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में होता है ना, इंटीजर उसमें आ जाते हैं सारे, इंटीजर में आ जाते हैं सारे नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर और ये क्या हो गया? इंटीजर। और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई? जैसे और देखते हैं कि 4/7, दो भी तो परिमेय संख्या होती है, 2/1 हो जाएगी ना भाई। 2 परिमेय संख्या होती है, इसको कैसे पता करेंगे? इसमें 1 का भाग दे दो। 1 क्या है? नेचुरल नंबर, और 2 क्या है? परिमेय इंटीजर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पक्का नहीं है ना? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं होती है ना, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। √3, √2, जिसके मान रिपीट होते रहे, टूटे नहीं, आगे बढ़ते जाए। जैसे √3 का मान क्या होता है? 1.7। समझ में आ गई ये चीज? पाई का मान होता है 3.14 डैश डैश डैश। ये होता है परिमेय एंड अपरिमेय डिस्टेंस, फर्क। और टोटल परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिला देना तो क्या हो जाता है? रियल नंबर। क्योंकि देखो जो नेचुरल नंबर है वो परिमेय संख्या होती है सारी। भाई नेचुरल नंबर 2 था, ये भी परिमेय संख्या होती है, तो ये सारी नेचुरल नंबर जिसके अंदर आ गई, अपन नेचुरल नंबर की बात छोड़ देते। उसके बाद पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। 0/1, एक 0 ही था एक्स्ट्रा, तो ये भी इसके अंदर आ जाती है। इंटीजर की बात करते हैं -3/4 या -3 इंटीजर की बात करते हैं, -3/1, ये भी इसके अंदर आ गई। जो अभी तक की जो सारी संख्याएं थी वो सारी परिमेय संख्या के अंदर ले लेता है, परिमेय संख्या अपने अंदर। तो अभी तक की सारी संख्याएं परिमेय हो गई। परिमेय के अलावा जितनी सारी होती है वो अपरिमेय होती है। तो परिमेय और अपरिमेय की टोटल जोड़ होता है, वो क्या होता है? रियल नंबर। यहाँ जोड़ का मतलब ये नहीं कि √3 और +1,
यहाँ जोड़ का मतलब है √3 और 1 दोनों संख्याओं को साथ लेना है, समझ गए। क्यू और सी का मतलब होता है क्यू नहीं, परिमेय नहीं। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, अभी आगे आएगा सेट्स में। और इस चीज का ध्यान रखना, पूरक बोलते हैं, क्यू नहीं। ये सारी क्या आ जाती है, रियल नंबर में। इसमें देखो सबसे छोटी क्या होती है, नेचुरल नंबर, उससे बड़ी मतलब उसमें एक्स्ट्रा नंबर डब्लू, फिर आई में उससे भी ज्यादा होते हैं। परिमेय संख्या सबकी बाप होती है इनकी, और इनकी सबकी बाप क्या होता है, रियल नंबर। क्योंकि क्यूसी इनके आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सारी अपरिमेय नहीं हो सकती, तो अपन क्यूसी को अलग से लिखते हैं कि ये भी रियल नंबर का सेट्स होगा। ये चीज समझ में आई नहीं है, पूछ लो डाउट है तो, कुछ समझ में नहीं है, पक्का आ गई ना, क्लियर है ना। परिमेय ये बीच बीच में आएगी, इसलिए मैंने अभी बता दी। और अगली लास्ट क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी होते हैं वो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वापस सेट्स के एक बार प्रकार पे आते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में आ रहे थे तो ये समझानी बहुत जरूरी है। अब सेट्स का एक प्रकार है ना, वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर, परिमित एवं अपरिमित संख्या। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर। अब इसका क्या मतलब होता है, जिस सेट्स में संख्या निश्चित हो वो परिमित, और जिसमें अनिश्चित हो, जैसे अनंत वाली ये नेचुरल नंबर में कितनी सारी संख्या होती है। अब ये जो 2, 3, 5 एंड 7 ये किस में आ जाएगा, और दूसरा वाला वो मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये किस में आ जाएगी, रियल नंबर, ये इसमें अपरिमित। ये सीधी सादी परिभाषा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आएगा ना, तो किस फॉर्म में आ सकता है, इसमें ऐसे आ सकता है कि x सच दैट x का मान क्या है, 4 से 6 के बीच में, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो अपन क्या कह देंगे, सर 5 आ रहा है, 5 परिमित भी है और सिंगलटन भी है, समझ गए। फिर इसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, समुच्चय की गुणात्मक संख्या, कि समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट है उनको कैसे काउंट किया जाता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, समुच्चय की गुणात्मक संख्या। अब इसका क्या मतलब होता है कि अपने को समुच्चय के अंदर जो नंबर है वो काउंट करने हैं, और वही क्या होता है, कार्डिनल नंबर। जैसे ये सेट्स मैंने लिख दिया 1, 2, 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, n ऑफ a इक्वल टू 3, ये लिख दिया मैंने। 2, 4, 6, 8 ये सेट्स भी है। मैंने कहा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स भी बताओ। ये बेसिक परिभाषा है, ये समझने के बाद क्या एग्जाम्पल आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल जैसे अच्छे लेवल के आते हैं तो उनको अलग से अपन, जैसे ये सारी परिभाषाएं खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उन एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट सब एक ही परिभाषा है, रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। उसके बाद सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, और इसके बाद कार्डिनल नंबर, और बाकी जो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक रूप से अपने पास जो सेट होते हैं उपलब्ध वो वाले,
और सेट्स की परिभाषा और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इनके बाद अपन बात करते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट। क्या इक्विवेलेंट और इक्वल दो वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट और एक होता है इक्वल। इसका मतलब समतुल्य, इसका मतलब होता है समान। अब समान समुच्चय में इसको किस तरह से लिखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। अब एक चीज नोटिस करो, जब ये इक्विवेलेंट या इक्वल सेट कह रहा है तो ये चीज है कि ये तुलना करेगा दो सेटों की, तो इसमें दो सेट तो आएंगे ही आएंगे। ये कह रहे समतुल्य और वो कह रहे समान। अब मैंने यहां पर एक सेट लिख दिया, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर मैंने लिख दिया 3 4 एंड 5। इधर मैंने लिख दिया ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर लिख दिया मैंने 2 1 एंड 3। एक चीज ध्यान रखना, जो दो सेट्स हो गए ना, उनकी कार्डिनल नंबर होती ना, गुणात्मक संख्या, वो तो क्या होगी, समान होगी, तभी तुलना कर पाएंगे। ये एन ए बराबर क्या है 3 और एन बी बराबर यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या है एन ए इक्वल टू 3 और एन बी इक्वल टू 3। लेकिन समतुल्य में समान में क्या फर्क है, इसमें खाली कार्डिनल नंबर ही देखना है अपने को। यदि कार्डिनल नंबर सेम है ना तो अपन उसको कह सकते हैं समतुल्य सेट से, अंदर जो भी एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं है। समान में क्या है, जैसा का जैसा। देखो 1 2 3 2 1 3, मैंने कहा था क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो 1 2 3 लिखो या 2 1 3 लिखो। समतुल्य का मतलब क्या, इक्विवेलेंट सेट का कि कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, और इसमें क्या है पूरा सेट से। ये चीज समझ में आ गई ना, बेसिक है, नॉर्मल है। इसके बाद अपन बात करते हैं सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। ये इतना हार्ड नहीं है, पर इसमें क्या है अपन थोड़ा चूक जाते हैं ना तो ध्यान नहीं रह पाता है। सबसेट, पावर सेट एंड सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट, अब ये सारी परिभाषाएं आएगी। सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय। दो सेट्स होते हैं अपने पास, ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस जो ये बी सेट्स है ना, इसमें जितने भी सेट्स है ना वो सारे यहां पर भी है। हाँ, अब जैसे अब मान लो मैंने एक चीज लिख दिया कि ए बराबर बी बराबर दे रखा है 1 एंड 2। अब तुम एक तरह से देखो, इसके अपन अलग अलग कितने सेट्स बना सकते हैं, अलग अलग कितने सेट्स बना सकते हैं। अब मान लो मैंने अलग अलग सेट्स बना, मैंने पहले इधर देखा कि मैं एक को लूं और कितने सेट्स बन जाए। एक बन गया, मैंने लिख दिया एक। अब मैंने सोचा इसको ढक दूं, यहां से कितना सेट्स बन जाएगा। अब मैंने वापस का दोनों को ले लेता हूं, भाई इसके इतने सेट बन सकते हैं, इसके अंदर के सारे नंबर ले तो अपन। एक होता है 5 सेट्स, जब मैंने देखा ही नहीं कुछ, ये लिया तो ये क्या बन गए। इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। तो
तो एक चीज ध्यान रखना, 2 की पावर n के रूप में होता है। किसके रूप में? n का मान यहां पर कितना है? 2 की पावर 2, 4। अब एक चीज देखो, ये सेट अपने पास B था और ये सेट मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये सारे B के क्या है? सब सेट है। सब का क्या मतलब होता है? एक होता है प्रधान और एक होता है उप प्रधान। वैसे ये A1 B के पास है भाई, इसने कहा A1 को दे या B को दे, कोई दिक्कत नहीं। A2 भी, A3 भी और A4 तो क्या फिर हो जाएगा इक्वली, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है सबसेट। ये क्या बनते हैं इसके? ये चीज समझ में आई? पक्का 2 की पावर n वाली। ये चिन्ह का मतलब भी समझ में आ गया ना? ये चिन्ह होते हैं ना, इसका ध्यान रखना। एक इसका मतलब होता है कि A और B है ना, तो ये इसके बराबर नहीं होगा लेकिन इससे छोटा जरूर होंगे। ये लिख दिया ना तो ये बराबर हो भी सकता है, बराबर है जरूर नहीं। इसका मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी है। ऐसे लिख दिया ना तो इसका मतलब ये इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हो तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ये चीज समझ में आई? ये क्या होता है? सबसेट। 2 की पावर किसका ध्यान रखना है? सबसेट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और इसके एनडीए में क्वेश्चन भी आते हैं। किस तरह से आते हैं क्वेश्चन वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार एक साथ परिभाषा पूरी हो जाए, उसके बाद अपन किस पे जाएंगे? क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसेट समझ में आ गया? सबसेट के बाद जो अगली परिभाषा है सुपरसेट की। क्या है? सुपरसेट क्या होता है? ये इसके सबसेट्स है तो ये इसका क्या है? सुपरसेट। उल्टा, मालिक, सुपर, सुप्रीम। एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ये क्या है? सुप्रीम है। बस इसकी इतनी सी परिभाषा है सुपरसेट। सुपरसेट मतलब ये जो इतने सारे हैं सबको ये रख लेगा अपने पास। ठीक है। अब एक होती है पावर सेट, घात समुच्चय। क्या होती है? पावर सेट या घात समुच्चय। अभी जो अपने सबसेट बनाए थे ना, कोई भी सेट के जितने सारे भी सबसेट है ना, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? पावर सेट। ठीक है। इसके कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 2 की पावर n इक्वल टू 3। तो पहले क्या हो जाएगा? बना के देख लेते एक बार। 1 2 3। भाई पहले मैं इधर गया, पहले मैं एक बार इस पे गया, मैंने देखा कोई है ही नहीं मेरे पास सेट, तो क्या बन गया? 1। फिर मैं 1 पे गया, फिर मैंने इधर से ढका, फिर इधर से, तो ये 3 बन गए। अब मैंने इसको रखा तो ये क्या बन जाएगा? 1 2। अब मैंने इसको रखा तो क्या बन जाएगा? 2 3। अब इसको रखा तो क्या बन जाएगा? 1 3। और लास्ट का मैंने सबको खुला छोड़ दिया, क्या बन जाएगा? 1 2। ये कितने बन जाएंगे? पक्का क्लियर?
इसके बाद क्या आता है, एक प्रॉपर सबसेट। क्या आता है, ये घात समुच्चय के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी जैसे ये इक्वल परिभाषा होगी ना, तो इनके एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे क्या है सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर सबसेट। ये मैंने कहा ए सबसेट बी। तो इसमें क्या है, ए और बी एक बार इक्वल भी आ जाएगा। जैसे मैंने ये 1 2 3 वाला बनाया था, टोटल वाला, ये वाला भी आएगा इसमें। प्रॉपर का मतलब है पूर्ण रूप से उसका सबसेट होना चाहिए। जैसे 1 2 इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इक्वल वाला छोड़ देना तो ये कह रहे प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे सारे। इक्वल का निशान हटा दे, ए इज इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना अपन प्रॉपर नागौर के, प्रॉपर जोधपुर के, तो प्रॉपर ये वाला होगा, 2 3 वाला होगा, 3 1 वाला होगा। लेकिन ये कह रहा है इक्वल आएगा ना, फिर तो एक ही हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे, तो पूरा पूरा हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर सबसेट की परिभाषा ये है कि ए सबसेट बी होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। किसकी, यूनियन और यूनियन सेट्स क्या होता है। यूनियन और एक होता है यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि सार्वत्रिक। यूनिवर्सल का मतलब सबको एक साथ डाल दिया, वो सेट बन गया, क्या बन गया, सार्वत्रिक। और उसमें से आपको जो जो चाहिए निकालते रहो। अमेरिका का सेट ले आओ, जापान का ले आओ, ये पूरा वर्ल्ड हो गया। उसमें मैंने कहा अमेरिकियों का एक सेट ले आओ, पाकिस्तान वालों को नहीं लाना है, वो अलग ही लेवल के यूनिवर्सल में। ठीक है, तो ये बन गया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा दो सेट्स दे रखा है ना, तो ये सेट्स भी या ये दोनों मिला के, जैसे मैं इसको लिख दूं कि x सच दैट एक एलिमेंट है x, वो a से भी आ सकता है या b से भी आ सकता है। ये परिभाषा लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब ये होता है, कैसे लिखूंगा, मैंने ये सेट्स ले लिया, a बराबर 1 2 और b बराबर ले लिया मैंने 3 4। तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है, इन दोनों का, इन दोनों में जितने भी सारे एलिमेंट है मिला के लिख देने। ये मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4। ये चीज समझ में आई। अब देखो, अब अपन इस चीज की तरफ जाते हैं कि x क्या होना चाहिए, ये a यूनियन b बराबर x क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट पड़े, इसने कहा x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, मैंने एक एलिमेंट a उठाया, बिलोंग कर रहा है, मैंने 2 उठाया, ये भी इससे। अब मैंने लिखा और, इसका मतलब या तो ये आ जाए अपने पास, और या ये आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये चारों आ जाएंगे। यहां में मैं एंड लिखता तो जो कॉमन होते हैं वो आते हैं, और यहां में फर्क होता है, या तो तुम आ जाओ या मैं आ जाऊं, और दोनों भी आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। एंड में तुम आओगे तो ही मैं आऊंगा। ये चीज समझ में आ गई, ये परिभाषा पक्का आ गई ना। इसका मतलब है कि ए को भी ले लो और बी को भी ले लो, या दोनों को भी ले लो, तो ये एक सेट्स बन जाएगा।
ये लाइनिंग, ये जो अपने अभी तक क्या समझ रहे थे, एग्जाम्पल से समझ रहे थे। अब जैसे ये नोटेशन पे आ गए ना, तो ये वाली थोड़ी मतलब हल्की सी तकलीफ दे रहे ना, ये वाली छोटी सी हल्की, ज्यादा नहीं है, इसमें है कुछ नहीं, या का एक और का मतलब कुछ नहीं, एक्स ए से एलिमेंट लिया, एक्स बी से एलिमेंट लिया। पक्का समझ आ गई ना, क्लियर है ना। अब इनको अपन एक किससे लिखते हैं कि ये एक होता है वेन यूलर आरेख, वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम पता होगा, तो उससे भी लिखते हैं। तो मान लो ये ले लिया मैंने एक वेन डायग्राम, ये मैंने लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो आप ए ले लो पूरा, या आप पूरा बी ले लो, या दोनों ले लो। तो अपने क्या आ गया पूरा अपने पास, ये वाला पार्ट पूरा। ए यूनियन बी का मतलब यही होगा, समझ गए, पक्का, समुच्चयों का संघ। इसके बाद अपन बात करते हैं इंटरसेक्शन की। हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। वेन यूलर आरेख से भी काफी सारे क्वेश्चन इजी हो जाते, इसलिए वेन यूलर आरेख आया। अब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या सर्वनिष्ठ, ये वर्ड है अपने पास। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, एंड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, और। अब देखो अपन हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और, एक चीज कंफ्यूज हो जाती, कौन सा और बोल रहे हैं भाई। हिंदी में और का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वाले का या, अपन कौन सा बोलेंगे, इंग्लिश वाला ही बोलेंगे, ठीक है, एंड या और, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, सब समझ गए। अब मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स है, उनका क्या लेना है, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन, कॉमन। कॉमन किस तरह से लेते हैं सेट्स में भाई, मैंने ये एक वेन यूलर आरेख बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये कह रहा है एक ए में भी होना चाहिए, और ए का ये पार्ट है पूरा, ये बी का पार्ट है, इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ये चीज समझ में आई। अब इसको अपन इस तरह से कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वर्ड आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू, या तो ए से लो एंड बी में, जो दोनों में है वो पार्ट चाहिए मेरे। मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, 1 2 3, और बी बराबर क्या ले लिया, 3 4 एंड 5। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख देंगे, अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जो यूनियन और सेट्स है ना, इंटरसेक्शन, इसमें मेनली तो क्या है, दो ही चीज है। अब आगे जो भी सारी चीजें आएगी इनका व्युत्पन्न आएगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारे इनके व्युत्पन्न है। डिसजॉइंट सेट, सम्मित अंतर, ए डैश बी, सारे इसके व्युत्पन्न है। मेनली तो कितने ही है, दो, यूनियन और इंटरसेक्शन।
तो इसीलिए यदि ये दो चीजें समझ में आ जाती ना, तो बाकी चीजें क्या आपने खुद निकालने के लिए होती है। अभी तक अपने सेट्स के बारे में सेट्स पढ़ा, उनकी कुछ परिभाषाएं, उनका टाइप और यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बाकी करेंगे कल, और कल पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन किसके करेंगे, इसके पुराने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से उनको सोल्व करना है, किस तरह से उनको जल्दी सोल्व करना है। अपना एल्जेब्रिक पार्ट में कोशिश रहेगी सारा कि अपन उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। अब ये देखो, इसमें सारी समझने लायक चीजें, इसको याद करना बड़े मुश्किल काम नहीं है। अपन 3D में जाते हैं, 2D में जाते हैं, वहां फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, समाकलन में जाते हैं। ये पार्ट पूरा समझने लायक है कि नहीं है? ठीक है, और ये जो आपको क्लासेज है, ये आपको NSA एकेडमी, नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी, NSA एकेडमी पे आपको ये क्लास मिलेगी। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी। नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी, नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी। ठीक है, NDA का पूरा कोर्स कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, मैथ का, और बाकी सब्जेक्ट के भी बाकी सर डाल देंगे अलग अलग। और मैथ के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम है राम। ठीक है, धन्यवाद।